90% जॉबर्स आज इस रेस में लगे हैं कि पैसे कमाओ, महंगे गैजेट्स ले लो, आईफोन ले लो, 10-15 लाख का गाड़ी ले लो, उसके बाद ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। हर कोई अमीर दिखना चाहता है, लोगों को अमीर दिखाना चाहता है। भले ही वो 10-15 हज़ार का सैलरी कमा रहा हो, लेकिन लोगों को दिखाना है कि तुम अमीर हो। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया में ना लोगों के दिमाग में ये बात ठूस-ठूस के भर दिया है कि तुम्हें अमीर दिखना होगा, तुम्हें अपना लाइफ लग्ज़रियस लाइफ दिखाना होगा। अब भले ही तुम मर जाओ या तुम्हारा ईएमआई कितना भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें अपना लाइफ लग्ज़रियस लाइफ दिखाना होगा। और लोग हर कोई इसी रेस पे लगा हुआ है। जॉब मिलने के 1 साल बाद ही तुम आईफ़ोन ले लेते हो, एप्पल वॉच ले लेते हो, 10-15 लाख का गाड़ी ले लेते हो, महँगे कपड़े पहनते हो और साथ में एक गर्लफ्रेंड है। अब ये सब तुम्हारे पास है और गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर क्या मज़ा? तुम्हें पता है कि जो बड़े-बड़े कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, जिस कंपनी में तुम काम कर रहे होते हो, उनके मालिक किस तरह से चलते हैं? चाहे वो वॉरेन बफेट हो या फिर बिल गेट्स हो या फिर लेट रतन टाटा हो, सिंगर अरिजीत सिंह हो या फिर कियानू रेवी जो अमेरिका के बहुत बड़े एक्टर्स हैं। इनके पास इतने पैसे होते हुए भी ये लोग अपने लाइफ को इतने सिंपल से कैसे जी जाते हैं? और तुम इतने गरीब होते हुए भी लोगों को दिखावा कर रहे हो पैसे का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फटे पुराने कपड़े पहन के घर से बाहर निकल जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मोबाइल यूज़ ना करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम गाड़ी यूज़ ना करो। लेकिन क्या इन सब का तुम्हारा नीड्स है? आज मैं तुम्हें दोस्तों वो सच्चाई बताने वाला हूँ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना कि कैसे एक दोस्त मेरा खुद का दोस्त है और ये रियल लाइफ स्टोरीज़ है कि जब उसको पैसे का बहुत ज़रूरत था उसके मदर के इलाज के लिए, तो कैसे दोस्तों ने मिलकर उसको पैसा दिया था। वो भी एक कॉर्पोरेट जॉब ही करता है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्यों तुम्हें गरीब दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय ये कि तुम लोगों के सामने अपने आप को अमीर दिखाओ। कहानी शुरू होता है 10-15 साल पहले, यानी 2015 का कहानी है। अब एयरसेल तो तब था ही, तो मैं भी एयरसेल पे काम करता था एज़ अ कॉल सेंटर पे। वो भी वहाँ पे जॉइन करने आया और हम दोनों ने एक ही साथ इंटरव्यू देके हम लोगों ने जॉइन किया है। वहाँ पे और भी दोस्त थे हमारे साथ, तो हम लोग एक कलीग्स बन गए थे। तो 2015 से लेके हम लोगों ने 2-3 साल वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया और 2018 या 19 में वो वहाँ से निकल गया, मतलब निकल के मुंबई चला गया, क्योंकि एयरसेल कंपनी तब बंद हो चुका था और उसका काफ़ी एक्सपीरियंस भी था टेक्नीशियन फील्ड में। तो वो वहाँ से निकलकर मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद उसने 1 डेढ़ साल थोड़ा स्ट्रगल किया, क्योंकि नए शहर पे जब तुम जाते हो, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें स्ट्रगल करना ही पड़ता है जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पे तुम किसी को जानते नहीं हो। तो वो नवी मुंबई चला गया, वहाँ पे जाके 1 डेढ़ साल थोड़ा स्ट्रगल किया, अच्छा जॉब मिला, जॉब करने लगा और 2020 तक वो एक 30-40 हज़ार का सैलरी उसको मिलने लगा। यानी अकेले के लिए उसके लिए बहुत अच्छा था, एक नए शहर पे जाके एक नया जॉब ढूँढ के वहाँ पे काम करना। एक अच्छा खासा ठीक-ठाक था। 40,000 जॉब मिलने के बाद उसने अपने लिए एक शेवरलेट गाड़ी खरीद ली। मतलब 1 साल बाद ही उसने अपने लिए एक गाड़ी खरीद लिया, ठीक है? तो यहाँ पे एक खर्चा शुरू हो गया उसका, क्योंकि जैसे ही तुम गाड़ी खरीदते हो, तो तुम्हारे उसका लिए पार्किंग का पैसा देना पड़ता है, सर्विसिंग का पैसा देना पड़ता है। चलो ठीक है, वो अकेला बंदा था, तो तब तक तो ठीक था, 40,000 कमा रहा था, घर पे भी पैसा भेज रहा था। इसके 2 साल बाद ही उसने शादी कर लिया और इसी बीच जब उसने जॉइन किया था 2020 में, तो 2022 में उसने अपना कंपनी भी चेंज कर लिया था। तो जहाँ पे अब तुमको पता है कि कंपनी जब तुम कोई चेंज करते हो, तो जहाँ पे तुमको पहले जितना सैलरी मिलता है, उससे ज़्यादा सैलरी अगली कंपनी में दिया जाता है, ठीक है? वो हर किसी को मिलता ही है। अब नया कंपनी जॉइन करने के बाद उसके बाद उसने शादी भी कर लिया 2-3 महीने बाद। तो अब 2 आदमी हो गए, एक वाइफ भी हो गया और साथ में वो खुद भी है। अब वहाँ पे उसको सैलरी 50-60 हज़ार रुपए मिल रहा था, यहाँ से डबल मिल रहा था, 10-15 हज़ार ज़्यादा मिल रहा था। उसने क्या किया कि इस गाड़ी को बेच के उसने फॉर्च्यूनर ले लिया, मतलब और बड़ी गाड़ी ले ली, ठीक है? और जो अपना सारा पैसा था ना, वो उसका ईएमआई में खत्म हो जाता था। हर महीने सैलरी मिलने के साथ ही वो यहाँ-वहाँ दोस्तों के साथ घूमना, गाड़ियों में घूमना, पूरा ईएमआई में पैसा खत्म हो जाता था। जो वाइफ़्स का नीड्स होता था, घर के जो खर्चे होते थे, सब कुछ वो वहीं पे खत्म हो जाता था उसका। हालाँकि अपने मम्मी-पापा को भी वो देखता था, तो वहाँ पे सारा पैसा मिला के वो खत्म हो जाता था, उसके पास बचता ही नहीं था। 2-3 साल बहुत अच्छा चला, ऐसे ही चलता रहा, ठीक है? अच्छा खासा चला। लास्ट ईयर क्या हुआ, वो अपनी मम्मी के साथ देहरादून गया था या कुछ शिमला में गया था घूमने के लिए, अपने फैमिली के साथ, उसी गाड़ी में। अब हुआ क्या, वहाँ जाने के बाद उसको पता नहीं चला कि उसकी मम्मी ना उनको साँस लेने की तकलीफ़ होती है। अब ठंडी में इतना ठंडा है, अब उनको साँस लेने में तकलीफ़ हो रहा था और वो वहाँ पे बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उनको जल्दी से तुरंत लेके आया, लेके आने के बाद यहाँ-वहाँ बहुत जगह ढूँढा,
क्या करूँ? दोस्तों से पूछा, कई लोगों से पूछने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद अब असल कहानी ना यहाँ से शुरू होता है। देखो कि लाइफ में क्या कब तुमको क्या पड़ जाए ना, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया, ठीक है? एडमिट करने के बाद जो भी उसके पास सेविंग्स थे थोड़े बहुत, सब थोड़ा बहुत लगा दिया। लगाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनके मम्मी को जो सांस है ना, वो ब्रेथ लेने की थोड़ी प्रॉब्लम है और लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और जो इंजेक्शंस उनको चाहिए, एनेस्थीसिया जो एक इंजेक्शंस होती है, उसके लिए उसको 4 इंजेक्शंस उसके मम्मी को देने होंगे, और जिसका प्राइस है करीब 14 लाख। 14 लाख रुपया उसको चाहिए वो इंजेक्शंस देने के लिए, 4 इंजेक्शन देने के लिए 4 टाइम पे। भाई वो सुन के ना वहीं पे, मतलब एक होता है ना कि दम तोड़ देना, शॉक्ड हो गया वो बंदा। अब सोचो इतने साल काम करने के बाद उसने कुछ सेविंग ही नहीं किया, वो अपना सारा पैसा वहीं पे उड़ाता रहा। ठीक है, चलो ठीक है, अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। कई इधर उधर दोस्तों से मांगा, यहाँ मांगा, हमसे भी, हम मुझसे भी, हमारे दोस्तों से भी पूछा, हमसे भी पूछा, हमने भी थोड़ी बहुत मदद की। ठीक है, सब में मदद उधर करके कि सोचा कि भाई चलो दोस्त का माँ हमारी माँ है, तो हमने उसको दोस्त हेल्प भी किया है। अब उसकी माँ सेफ है। इससे 1-2 साल पहले मेरे एक दोस्त ने, वो भी हम तीनों एक ही साथ दोस्त हैं, 2-3 साल पहले मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई तू म्यूचुअल फंड खोल ले और बेकार का पैसा वेस्ट करना बंद कर, क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहा है। उसने उसको बार बार ये बात कहा, लेकिन उसने सुना नहीं। म्यूचुअल फंड अगर खोल भी लेता था ना, तो वो क्या करता था पता है? जैसे ही उसको पैसे की जरूरत होती ना, तो वो वहां से उठा लेता, मतलब म्यूचुअल फंड तोड़ देता था। 6 महीना चलाया, 3,000 4,000 करके, और जैसे ही उसको पैसे का जरूरत पड़ता था, तो वहां से वो म्यूचुअल फंड भी खत्म कर देता था। तो वो बात नहीं मानता था। अब अचानक से इसको ऐसी प्रॉब्लम पड़ी ना, तब जाके उसको पैसे का अहमियत पता चला और लग्जरियस लाइफ का अहमियत पता चला। ये तो था उसका कहानी। अब अगर तुम इससे रिलेट करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। जॉब मिलने के साथ ही साथ तुम्हारा जो लाइफ है ना, वो ईएमआई से शुरू होता है और ईएमआई पे ही खत्म होता है। नंबर 2 पॉइंट है, आज हर कोई बेवजह अपना पैसा उड़ा रहा है। फालतू के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ, ऑफिस से निकलकर अपने घर जाना और कॉपी पेन लेके बैठ के हिसाब करना कि जो भी चीजें तुमने खरीदा है, वो आज के दिन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे काम पे आ रहा है। 90% प्रोडक्ट्स जो भी तुमने अपने घर पे खरीद के रखा हुआ है या फेंक के रखा हुआ है, देखोगे वो तुम्हारे कोई काम ही का नहीं है। यानी तुमने जो पैसा है वो फालतू के चीजों में उड़ा दिया है। कई ऐसे गैजेट्स होंगे, कई ऐसे माइक्स होंगे, या फिर कोई भी चीज हो, तुम ऐसे फालतू खर्चे में अपना पैसा उड़ा रहे हो। मैं अगर अपनी नीड्स की बात करूँ ना, तो मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ से मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट्स का है। तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, तो जिसके लिए मुझे स्कूटी नहीं चाहिए या बाइक्स भी नहीं चाहिए या फिर कार भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आज के दिन में अगर तुम मेट्रो सिटी में ले रहे हो या फिर तुम्हारे ऑफिस तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये नेसेसिटी बन चुका है। एक स्कूटी तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, ये ठीक है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम 2 लाख 3 लाख का स्कूटी ले लो। एक नॉर्मल रेंज का स्कूटी ले सकते हो, जो तुम्हारा नेसेसिटी ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ, तो मीडियोकर लैपटॉप में तुम्हें 20-30 हज़ार 40-50 हज़ार में अच्छा लैपटॉप भी मिल जाता है। वो भी तुम्हें प्रोसेसर देख के, क्या तुम्हारे प्रोसेसर किस तरह का है, या फिर जो क्वालिटी तुम ले रहे हो, क्या तुम हाई रेंज का ले रहे हो या फिर मिड के रेंज का ले रहे हो, या तुम जो हाई रेंज का ले रहे हो, क्या इस चीज़ की तुम्हें नेसेसिटी है, क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत है? अगर नहीं है तो फिर उस रेंज का लेने का क्या मतलब? तुम एक 40-50 हज़ार का एक लैपटॉप ले सकते हो। इसके बाद अगर बात करें फ़ोन की, तो भाई फ़ोन पे तो आज के दिन पूरा दुनिया ही बैठा हुआ है। ये फ़ोन एक ऐसा चीज़ है ना, इसके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन क्या इतना महंगे फ़ोन खरीदना भी ज़रूरी है? 1.5 लाख के फ़ोन पे जो फीचर्स तुम्हें मिलते हैं, वही फीचर्स तुम्हें 30-40 हज़ार फ़ोन पे भी मिल जाते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो भाई आईफ़ोन खरीदने हैं। दोस्तों को दिखाना है कि भाई मैंने आईफ़ोन लिया है। अब भले ही मेरा सैलरी 20,000 हो या 30,000, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें आईफ़ोन लेना है। मैंने जो फ़ोन लिया था, मुझे आज भी याद है, वो भी एक फ़ोन को मैंने 5 साल तक यूज़ किया था। इसके बाद वो आउटडेटेड हो चुका था। एक्चुअली उसका जो 3G था, यूज़ कर रहा था, 4G आ गया था, तभी मैंने उसको 6 महीने तक चलाया। इसके बाद मैंने 30-40 हज़ार में एक फ़ोन लिया है। 30-40 हज़ार भी नहीं है, मेरा जो फ़ोन है ना, वो मोटो G82 है, जो करीब 20 हज़ार का है। अब तुम्हारा जो फ़ोन आईफ़ोन है, वो भी यही काम करेगा, और मेरा जो फ़ोन है वो भी यही काम करेगा। हालाँकि थोड़ा
फीचर्स अलग होगा, ब्रांडेड है, प्रीमियम है, जो तुम लोगों को दिखाना चाहते हो। तो भाई मुझे नहीं दिखाना, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मेरी जो नेसेसिटी है ना वो मैंने लिया है। ये मेरे ज़रूरत है। ये नहीं है कि मुझे लग्ज़रियस लाइफ़ दिखाने के लिए लोगों को, दोस्तों को दिखाऊँ, इसलिए मैं आईफ़ोन यूज़ करूँ। ये मेरी नेसेसिटी है, इसीलिए मैंने लिया है। अपने नीड्स के लिए मैंने खर्चा किया है, ये नहीं कि मुझे लोगों को दिखाना है। नंबर 3 पॉइंट है कि सैलरी आते ही तुम्हारा सारा जो पैसा है ना, वो ईएमआई पे निकल जाता है। यानी तुम्हारी जो ज़िंदगी है, वो ईएमआई से शुरू होती है और ईएमआई पे ही खत्म हो जाती है। सैलरी आते ही तुम्हारा पैसा फ़ोन के ईएमआई, गाड़ी के ईएमआई या फिर जो खर्चे घर के खर्चे हैं उसके पैसे चले जाते हैं। यानी तुम्हारे पास जो सेविंग है ना वो ज़ीरो, तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचते। लेकिन अगर इमरजेंसी में तुम्हें पैसे चाहिए होगा, उसके लिए तो तुम्हारे पास पैसे है नहीं। अब तुम क्या करोगे? दोस्तों से माँगोगे। जैसे मेरे दोस्त ने हम सबसे माँगा था अपनी मदर्स के इलाज के लिए। अब तुम भी वही करोगे कि अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी आ गया पैसे का, तो तुम अपने गाड़ी बेचोगे, अपने फ़ोन बेचोगे और जो भी तुम्हें लगता है कि ज़रूरत नहीं है, तुम उन सब चीज़ों को बेचोगे। यानी जब तुम्हें खरीदना था, जिन चीज़ों को तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ तुमने तब खरीदा था। अब तुम देख रहे हो कि ये चीज़ें तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो तुम बेच भी रहे हो सेकंड हैंड में। जो कि तुम्हें अगर तुमने 1.5 लाख का फ़ोन खरीदा आईफ़ोन, तो वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपया मिलेगा। क्योंकि तुम एक चीज़ कहावत है कि जो तुम खरीदोगे उसको बेचने जब निकलोगे ना तो ना कस्टमर मिलेगा और जो रेट तुम देना चाहते हो उस रेट पे तुम्हें कस्टमर भी नहीं मिलने वाला है। यानी तुम्हें सस्ते से सस्ता में तुम्हें उसको बेचना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा कि अपने फैमिली के साथ तुम भी सड़क पे आ जाओगे और इंडिया में तो एक ऑप्शन और ज़्यादा है सुसाइड का। ये तो एक नॉर्मल बन चुका है कि तुमने खर्चे किए, सब कुछ किया, अपनी लाइफ बर्बाद कर दी और जब सुसाइड करने के बाद आया तो कई ऐसे इंडिया में फैमिलीज हैं जिन्होंने अपना बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ पूरा फैमिली ने सुसाइड कर दिया। जब उनको देखा कि वो अपने इंटरेस्ट भर नहीं पा रहे, ईएमआई के कार्ड्स के पैसे नहीं भर नहीं पा रहे, तो उन्होंने अपने फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। अब यही ऑप्शन तुम्हारे पास बचता है, यही ऑप्शन हर किसी के पास है। कोई प्रेशर ले पाता है, कोई प्रेशर नहीं ले पाता। हालांकि मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, सुसाइड का जो ऑप्शन है या फिर आत्महत्या का जो ऑप्शन है ना, ये गलत चीज़ है। तुम्हारे पास कई ऑप्शंस होते हैं कि तुम बच सकते हो और सुसाइड आखिरी एंड का रिजल्ट नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम झेल सकते हो, अगर तुमने प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट किया है, तो वो प्रॉब्लम भी तुम सॉल्व कर सकते हो। भले उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें। जब तुम 9 टू 5 काम कर रहे थे, अभी तुम्हारे वाइफ को भी काम करना पड़ेगा, तुम्हें और ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लोगों की गालियाँ सुननी पड़ेगी, जो ईएमआई के लोग हैं वो तुम्हारे घर पर आएँगे। तो ठीक है ना, लेकिन सुसाइड मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, इंडिया में हर कोई यही कर रहा है। आज पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज के दिन में हर आए दिन न्यूज़ में देखा जाता है कि किसी ने लोन ले लिया था, इंटरेस्ट नहीं भर पा रहा है, तो उसने अपने फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। तो ये कॉमन बन चुका है इंडिया में। नंबर 4 पॉइंट है कि तुम आज ही से अपने लिए सेविंग स्टार्ट कर दो। यानी जो भी तुम जितना भी कमा रहे हो, चाहे वो 30,000 हो या 40,000 हो या 50 हो, जितना भी तुम्हारा सैलरी है, एक हिस्सा तुम अपने म्यूचुअल फंड में लगा दो या फिर एक हिस्सा तुम रैकरिंग डिपॉजिट में रख दो। अच्छा, तुम्हें इसके साथ फॉरेन ट्रिप भी जाना है साल में, तो उसके लिए भी तुम्हें पैसे चाहिए। तो उसके पैसे क्या कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो कि जो साल में तुम्हारा ट्रिप है, जो तुमने बजट्स बनाया है, वो बजट 1 साल पहले से ही तुम या तो म्यूचुअल फंड में लगा लो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में रख दो, ताकि इस पैसे को, जो भी पैसा तुम्हारा 1 साल बाद जमेगा ना, उस पैसे को तुम वहाँ पे फॉरेन ट्रिप पे खर्चा कर सकते हो। बजाय यहाँ पे कि जहाँ पे तुम अभी सैलरी कमा रहे हो, जहाँ पे वहाँ से सेविंग कर रहे हो, इस पैसे को तुम हाथ नहीं लगाओगे। इससे होगा क्या कि 1 साल अगर तुम आज 200, 300 या फिर 2000, 3000 करके रखते भी हो म्यूचुअल फंड में, तो 1 साल बाद तुम देखोगे कि कब कैसे तुम्हारा पैसा बढ़ चुका है या फिर इतना पैसा बन चुका है कि तुम आराम से, भले ही हो सके कि तुम फॉरेन ट्रिप ना जा सको, लेकिन इंडिया में कहीं न कहीं एक ट्रिप कर ही सकते हो। तो ये तुम आज ही से शुरू कर दो। हालाँकि देखो, हर कोई यही चाहता है कि एक टाइम के बाद अपने फैमिली के साथ रह घूमना घूमने जाना चाहता है या फिर 40 या 45 के साथ अपने लाइफ़ को थोड़ा स्टेबल रखना चाहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 20-25 साल या 30-35 साल तक सोचते हैं कि मैं इतना कमा लूँ कि 45 के बाद अपनी लाइफ़ को खुशी से जी सकूँ, अपने पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ़ के साथ ज़िंदगी आराम से गुज़ार सकूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज से काम करने होंगे। बजाय ये कि तुम हर अपना जो ईएमआई, अपना जो सैलरी है वो 1 महीने में ही खत्म कर दो। इसके लिए तुम्हें आज से सोचने होंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तुम्हें सोचना होगा। यानी एक ज़िंदगी जो तुम्हें लाइफ़ मिला है ना, वो एक स्ट्रगल से शुरू होती है और एक स्ट्रगल्स पे ही खत्म होती है।
और अगर तुम कैलकुलेशंस करके नहीं चलोगे, बुरी तरह मरोगे। अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश में तुम खुद भी बर्बाद हो जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि अगर तुम किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और एक्स्ट्रा टाइम होता है, तुम्हारा जो माइंड है वो फ्रेश रहता है कि दूसरे काम पे तुम लगाओ, और तुम्हारे पास वो मेंटल स्ट्रेंथ होता है कि तुम अपने जो जो काम तुम करना चाहते हो, जो लाइफ में तुम अचीव करना चाहते हो, वो तुम अचीव कर सकते हो। और ये लोग 5 to 10% लोगों में ऐसे लोग आते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करते, वो अपनी नेसेसिटी की ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं, और जो उनको ज़रूरत है वो उस पे काम करते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा जो बिल गेट्स है या फिर वॉरेन बफेट है, वो जितने बड़े-बड़े टाइकून्स हैं बिज़नेस के, वो महँगे गैजेट्स में अपना पैसा खर्चा नहीं करते। अब तुम 20,000 का सैलरी मिलने के बाद तुम 1.5 लाख का आईफ़ोन खरीद रहे हो, लेकिन उनके पास 100, 200, 300, 400 करोड़ की पैसे है। अब उनको कितने पैसे का फ़ोन खरीदना चाहिए? इस हिसाब से अगर चले तो उनको तो 10-15 लाख करोड़ का फ़ोन खरीदना चाहिए। लेकिन वो इसको वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं। वो उतना ही लेते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। वो इस पैसे से क्या कर लेंगे, पैसे कमाने का सोचेंगे या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। वो ये सोचेंगे कि मेरे पास पैसे आएगा तभी मैं कुछ खरीदूँगा। यानी तुम्हारा इनकम के हिसाब में तुम्हें पैसे खर्चे करने चाहिए। ये नहीं कि तुम बेवजह अपने पैसे को खर्चा करो। यानी वो बेवजह अपने पैसे को वेस्ट नहीं करते। जहाँ उनको दिखता है कि इस पैसे से मैं इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकता हूँ, तो वो इन सब चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद नहीं करते। लेकिन ज़्यादातर जॉबर्स जो है आज के दिन में यही कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सुसाइड भी बढ़ रहा है। ईएमआई में तुम चक्कर में फंसे हुए हो, तुम्हारी ज़िंदगी ईएमआई से शुरू हो रही है और ईएमआई पे ख़त्म। रात को घर आने के बाद झगड़े, सुबह ऑफिस जाने के बाद झगड़ा। तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है और जो प्रेशर्स है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक तुम ईएमआई के चक्कर से बाहर नहीं निकलोगे, और जब तक तुम ये नहीं सोचोगे कि मेरी नेसेसिटी क्या है और मेरी ज़रूरतें क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ। अगर तुम इन दोनों के डिफरेंस को निकाल सकते हो, तो तुम्हारी लाइफ बेहतर तरीके से चल सकती है।